रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डिस्ट्रक्टर के बारे में हम 5 पॉइंट रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट था डिस्ट्रक्टर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन था, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। सेकंड पॉइंट है, इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे कोई फंक्शन होता था, उसका कोई रिटर्न टाइप होता था, इंट या फिर वॉइड, कुछ भी रिटर्न टाइप होता था। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा डिस्ट्रक्टर में, ठीक है। इट डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, इट हैज, और ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भी लेता। जैसे कंस्ट्रक्टर कुछ आर्ग्यूमेंट लेता था, आर्ग्यूमेंट ये डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं लेगा। उसके बाद है इट्स नेम इज एज सेम एज क्लास नेम, यानी जो क्लास का नेम होगा वही नेम इसका भी होगा। और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है ना, एक टिल्ट सिंबल जो होता है इससे स्टार्ट होता है डिस्ट्रक्टर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर है दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो बस कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस करने के लिए टिल्ट वाला आइकन लगा होता है डिस्ट्रक्टर के पहले, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए जब मेमोरी फ्री किया जाता है, तो ये फंक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल के लिए हेडर फाइल लिखते हैं, एस इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग, और उसके बाद इंट मेन डिफाइन करने से पहले क्लास डिफाइन करना है, ठीक है। क्लास डिफाइन करते हैं और क्लास के बाद पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं क्लास में, और उसके बाद क्लास नेम। तो क्लास नेम यहाँ पे फिलहाल के लिए हम टेस्ट लिख दे रहे हैं, तब तक कि कुछ क्लास नेम ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 सेक्शंस होगा। सबसे पहला एक होगा प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन, ठीक है। तो मान लो प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल डाल देते हैं ए, और पब्लिक सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर पहले डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का कोई सिंटैक्स बताना चाहेगा? हेलो, अगर हमारी आवाज आ रही है तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का सिंटैक्स कोई बताइए, हम पहले क्लास में बता चुके हैं। हम इस टेस्ट क्लास के लिए कंस्ट्रक्ट, जी बोलिए, हेलो। टेस्ट लिखेंगे, पहले टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, टेस्ट, और उसके बाद पैरेंथेसिस, हाँ पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्राइवेट या फिर जो वैल्यू भी को इनिट वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना ही बता दिए काफी है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूटेड, चलो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और सी आउट में एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। एज सही बोले, हाँ एज ही कर देते इसको, ठीक है, जैसे उस दिन कर रहे थे पर्सन। पर्सन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, यानी कि हम लोग भगवान बन जाएंगे एक दिन के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको बनाएंगे भी पर्सन को, और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगा यहाँ पे, और सी आउट कर देंगे, और सीन में उसका एज इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो ए में ही वेरिएबल फिलहाल के रहने देते हैं। ए को अगर एज कर दे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा, तो कर ही देते हैं आगे। फिलहाल के लिए हम पर्सन के लिए एज सेट कर रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कैर में नेम करके भी स्टोर कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। हम बस इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिए, आप इस कोड को जब कंप्लीट करना तो आप नेम भी इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। सी आउट के और सी इन के थ्रू सिंपल कर ले सकते हो। और अब क्या करते हैं, इसमें एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने का क्या सिंबल है, जैसे आप ये पर्सन डिफाइन किए ना, सेम वैसे ही आपको लिखना है। और बस डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैब के ऊपर, या फिर 1 से पहले एक की दिख रहा होगा। आप बस उसको एक बार शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे, ये वाला आइकन आ जाएगा। आपको बस ये वाला आइकन लगाना है, उसके बाद आपको जो भी क्लास का नेम है एज इट इज वो यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस में आपको बस सिंपल यहाँ पे सी आउट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड ऑब्जेक्ट, या फिर इसके लिए रहता है, ठीक है, बस इतना ही रहने दें, द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, मान लो अगर हम यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना ले तो हम लोग काउंट कर सकते थे कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या फिर कितना पर्सन इससे बनाया गया। और अब क्या करते हैं, इन सब का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इन सब का नहीं, इस क्लास का एक इंट मेन फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और सबसे पहले एक पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं P1, किसी का नेम नहीं यूज करते, ठीक है, P1 एक पर्सन बनाता है जो कि, और क्या करते हैं P1 जैसे, अच्छा अभी कोई क्या आउटपुट प्रिंट होगा कोई बताएगा? सिर्फ हम यहाँ पे पर्सन P1 लिख रहे हैं तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, या फिर कुछ प्रिंट नहीं होगा? हेलो, कोड को हम दोबारा पूरा विजिबल कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा सब। आपको बस बताना है कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा। The constructor is called. हाँ, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लास का, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन किया हुआ है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही कोई बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे एक P1 ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो उसका ये जो कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। रन कोड पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको टाइम लेने देते हैं क्योंकि, और अच्छा उसके बाद हम एक चीज बता दें, ये आपको ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग बिना कुछ किए ये ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका अभी हम बताते हैं पर्पस क्या है पहले, उसके बाद हम बताएंगे ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कैसे होगा। कुछ ज्यादा ही सिस्टम पे लोड है, हमको लग रहा है रिकॉर्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, और साथ में इंटर द वैल्यू ऑफ एज। तो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा गेस गलत था, ये जो भी हम लोग पूरा सिर्फ ये एग्जीक्यूटेड वाला मैसेज ही नहीं, और शायद आप ये देखे ना नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना लाइन सब कोड होगा ना, चाहे वो 50 लाइन हो, जितना भी लाइन हो, सब कुछ एक साथ एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एज, ठीक है। और एज के लिए आप कोई वैल्यू एंटर करके उसको सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप 30 एंटर करते हो, तो उसके बाद द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो डिस्ट्रक्टर क्या हुआ, यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ और इसको, मतलब जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होने वाला था ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसका काम खत्म, ऑब्जेक्ट का कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो इस फंक्शन को, मेन फंक्शन को टर्मिनेट किया जाने वाला था, और जैसे इसका टर्मिनेशन हुआ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इसको हम एक अलग तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। पहले आप ये चीज समझ लो, ये ब्लॉक क्या होता है, किसी को पता है ये ब्लॉक क्या होता है? हम लोग जैसे ये ऑब्जेक्ट ना भी बनाए ना, तो इसको कमेंट आउट कर देता है, तो हम लोग सिंपल ये ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं ए, ठीक है, और उसको ए इज इक्वल टू 56 आ गया, और उसको सी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी सी आउट करेंगे तो प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा, आप लोग बताइए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हम बस ये पूछ रहे हैं, एक ब्लॉक हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोजिंग लगा दिया जाए बीच में कहीं पे भी, तो इसको एक ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और 56 और उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको रन करके पहले चेक कर लेते हैं।
तो ये आउटपुट 56 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 56 प्रिंट हो गया, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर लिखने का क्या फायदा है, ये फायदा आपको अब पता चलेगा। मान लो हम इस मेन के फंक्शन के अंदर ही हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ए को डिफाइन किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे सी आउट करना चाहते हैं ए को, अगर हम यहाँ को ए को सी आउट करना चाहते हैं तो देखना क्या होगा। ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी ए जो है यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप तक ही, मतलब क्या बोलते हैं, जो ये ब्लॉक होता है ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, यानी ब्लॉक स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बाद इसका कोई यूज नहीं रहता है, यानी इसके बाद ये ए वेरिएबल जो है इसका जो मेमोरी था वो फ्री कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे कोई ए इक्वल टू करके अलग वेरिएबल डिफाइन करते हो, ए इज इक्वल टू 45, तो ये दूसरा वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, 45 प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन एक लगा देते हैं, यहाँ पे 56 प्रिंट होगा और यहाँ पे इसको एक एंडल लगा देते हैं। अब आपको ये कंस्ट्रक्टर का ये जो डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन है ये बेटर क्लियर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया या फिर नहीं किसको, ब्लॉक वाला बहुत कॉमन सा चीज है। यहाँ पे पहले आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। पहले यहाँ पे 56 प्रिंट हुआ जो कि इस ए का वैल्यू था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये वीडियो रुक रुक करके आ रहा है। हेलो, सबके लिए आ रहा है क्या वीडियो रुक के? हेलो, नहीं हेलो, सर, हमको नहीं आ रहा है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए हाँ, तो हम ये जो बता रहे हैं कि ये जो देख ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, कोई भी वेरिएबल आप बनाओ फ्लोट टाइप का या फिर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये जो ब्लॉक खत्म होगा ना उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 56 प्रिंट हुआ और यहाँ पे उसके बाद हम एक फिर नया इंट ए नाम का ही वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन ये वाला ए और ये वाला ए दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप फॉर लूप के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते थे आई और जे को, ठीक है, आई जे वेरिएबल डिफाइन करते थे और उसको फॉर लूप के बाहर अगर यूज करना चाहते तो नहीं यूज कर पाते थे। जैसे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा या फिर पता है आपको कि फॉर लूप के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको लूप के आउटसाइड हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 45 प्रिंट हुआ और 56 प्रिंट हुआ। अगर इस चीज को समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर पूछिए, वरना ये जो अब हम बताने वाला है डिस्ट्रक्टर वाला ये और समझ में नहीं आएगा। हेलो सर आगे बढ़िए ना। आगे बढ़िए, समझ में आ गया कि जो भी वेरिएबल होता है उसको स्कोप ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है, यानी ब्लॉक के बाहर उसका कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को हम हटा देते हैं और अब हम क्या करते हैं ना, जो ये पर्सन P1 हम बना रहे थे इसको इसी स्कोप के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको इसके अंदर बना रहे हैं तो अगर हम इसको यहाँ से एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो P1, अच्छा ये हम P1 में ना एक पब्लिक में मेथड भी बना दे रहे हैं, ठीक है। आ गया, एक void फंक्शन बना रहे हैं, void fun फंक्शन नाम रख रहा है, ठीक है। और इसमें बस सिंपल एक सी आउट कर रहे हैं, सी आउट दिस इज फंक्शन ही लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन क्लास का फंक्शन है और इस पे लगा देते हैं सेमीकोलन। अब हम चाह रहे हैं कि इस P1 डॉट क्या करें, किसको कॉल करना चाहते हैं, fun को। अब ये कॉल होगा या नहीं होगा बस आपको बताना है, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो फिर तो सही है, आउटपुट आ जाना चाहिए। इसको रन करेंगे तो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा हमारे रन करने से पहले? हेलो हेलो, चलिए हम रन कर ही दे रहे हैं। यहाँ पे P1 was not declared in the scope, जो वही हम स्कोप वाला प्रॉब्लम बता रहे थे वही हुआ और इसके बाद ये खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग आउटसाइड द स्कोप यूज नहीं कर सकते, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम P1 को जैसे ही बना रहे हैं, तो अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं P1 डॉट फंक्शन को कॉल, और इसके बाद हम एक सी आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। We have completed use of our object, ठीक है। अब आपको ये बताना है ना कि
ये जो मैसेज है डिस्ट्रक्टर वाला, ये इस सी आउट के बाद प्रिंट होगा या फिर इस सी आउट से पहले, यानी कि ये P1 का काम खत्म हुआ, ठीक है, और ये इसी के बाद ये डिस्ट्रक्टर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा या फिर इसके बाद होगा। हेलो, अगर हमारी आवाज आ रही है तो बस आपको ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना, सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा ट्रिक है कि ये इसके बाद खत्म होगा, मतलब इसके बाद वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे हम बताए थे। अच्छा, अभी तक हम एक भी बार डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं करवाए क्या? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ। एक बार करवा चुके हैं, हम बताए थे कि हाँ जैसे ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब बस आपको इतना बताना है कि जैसे ही ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम सब जगह एक एक पहले एंड लगा दे रहे हैं ताकि क्लैरिटी के साथ आउटपुट दिखे। अगर आपको समझ में ना आए तो दूसरी बार तीसरी बार पूछे, ताकि आपको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंडल लगा देते हैं। अब सही है। अच्छा, ये फंक्शन वाले में एंडल नहीं है। अब चलते हैं नीचे। अब आपको बस इतना क्वेश्चन का आंसर देना है, बस आप गैस तो कीजिए कि हाँ पहले ये वाला प्रिंट होगा वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, या फिर द डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ये जो यहीं तक हम P1 का यूज कर रहे हैं और इसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या फिर इसको एग्जीक्यूट करके और सबसे लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। बस हम इसी चीज का आंसर चाह रहे हैं, और यहाँ पर भी हम एक सी आउट लगाते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, सी आउट मेन फंक्शन, सब चीज को हम एग्जीक्यूट कर ही देते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड लास्ट में होना चाहिए। इसके बाद इसके लास्ट में होगा, ठीक है, जो सी आउट है इसके लास्ट में होना चाहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको पहले रन का कोड कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अच्छा, ये मेन कोड के बाद होगा, इसके बाद होगा या फिर नहीं? एक सेकंड, इसको रोक दे रहा। हाँ, अभी हम किए ही नहीं काम, ठीक है। आपको एक और चीज बताना है, ये जो मेन फंक्शन कंप्लीटेड है ना, इसके बाद होगा या फिर इससे पहले हो जाएगा? सिंपल हम सीक्वेंस पूछ इसके रहे भी हैं। बाद होना चाहिए क्योंकि लास्ट में ये कॉल होता है ना डिस्ट्रक्टर। क्या? ये डिस्ट्रक्टर तो लास्ट में कॉल होता है ना, तो वो लास्ट में होना चाहिए वो कॉल। ये जो मेन फंक्शन कंप्लीटेड लिखा है इसके बाद होगा? हाँ, इसके भी बाद होना चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से इस स्कोप के जैसे ये स्कोप खत्म हो रहा है और ये वाला कॉल होगा उसके बाद हो जाना चाहिए। हम सिंपल कर ही लेते हैं, एज एंटर करते हैं 12, और दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन प्रिंट हुआ, ठीक है। और हाँ, क्या क्या हुआ सबसे पहले देखते हैं, शुरू से आउटपुट क्या क्या प्रिंट हुआ। P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना जिसके कारण ये मैसेज प्रिंट हुआ, दिस द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अंदर एक मैसेज था जो कि प्रिंट करना था, वह प्रिंट हुआ, और उसके बाद वेरिएबल के लिए एज के लिए इनपुट मांगा गया, और हम लोग यहाँ पे 12 इनपुट कर दिए। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का काम, ये जो 3 लाइन दिख रहा है इसमें कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आया P1 डॉट फंक्शन, ठीक है। P1 डॉट एक फंक्शन था, उसको कॉल किया गया, उसमें सिंपल लिखा हुआ था दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ। अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय वाला मैसेज है ना, जिसका डिस्ट्रक्टर, इससे आपको यही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब हुआ एक्चुअल में। और उसके बाद वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैसेज भी प्रिंट हो गया, ठीक है, ये फंक्शन के जस्ट बाद। और जैसे ही ये खत्म हुआ ना, ये ब्लॉक खत्म हो गया इसके बाद लास्ट में, तो ये जो इसके स्कोप के अंदर में एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे, इसका भी काम खत्म हुआ। तो वो जो भी कंपाइलर था वो इसको खत्म कर दिया, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके कारण ये फंक्शन कॉल होगा, द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और इसके बाद से ये मेन फंक्शन कंप्लीटेड प्रिंट हुआ, यानी कि ये जो है जैसे ही उसका स्कोप खत्म होगा उसके बाद वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में होगा, ठीक है। जितना उसका स्कोप होगा उसी के अंदर अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी उसी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ इसके बाद डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा फ्लो किसको समझ में नहीं आया, हमारे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं।
हेलो, जिनको या समझ सर में नहीं आया दोबारा प्लीज एक्सप्लेन हैंड कर रेज दीजिए। कीजिए सर। सबको समझ में आ गया तो हम दोबारा मेहनत क्यों ही करेंगे। चैट्स हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। एटलीस्ट प्रदीप्ति नो, ठीक है। नेक्स्ट कोई और, सिर्फ एक रिस्पॉन्ड के बेसिस पे तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। सुनील कुमार यस समझ में आ गया, चलिए बहुत बहुत बढ़िया सुनील। इंद्रजीत नहीं समझ में आया, चलिए। काजल गुप्ता यस। सुमेधा थोड़ा बहुत समझ में आया, हिमांशु समझ में नहीं आया, चलिए रिपीट करना ही चाहिए, ठीक है। और एक और चीज बता दें कि आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग डेली अपलोड हो ही जाएगा मैक्सिमम मॉर्निंग तक, ठीक है। तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो दोबारा के लिए। वैसे हम रिपीट कर ही दे रहे हैं एक बार, बस हम कोड नहीं रिपीट करेंगे, बस इसको एक बार समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अच्छा जितना पार्ट समझ में आया ना उसके बाद आप अनम्यूट करके बस यस बोल देना कि हाँ समझ में आ गया। उसके बाद से जहां पर समझ में नहीं आया वहीं पे आप बोलना कि ये वाला कोड, ये वाला लाइन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो लाइन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 29 में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन क्लास का एक P1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही उसको क्रिएट करते हैं तो आउटपुट, पहला लाइन क्या आउटपुट आता है, द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इस पर्सन पे हम कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर्सन क्लास में जाओगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्टर इज कहाँ गया, लाइन नंबर 12 पे लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो वही वाला एग्जैक्ट मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है द इंटर द वैल्यू ऑफ एज पूछा जा रहा है, और सेकंड लाइन पे वही प्रिंट हो गया, इंटर द वैल्यू ऑफ एज। और सीन में वो एज इनपुट किया गया जो कि यहाँ पे वेरिएबल था, उसमें 12 इनपुट किए और वो इनपुट हो गया। ये 3 लाइन सबको क्लियर होगा, ठीक है। एक अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मतलब आपको कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम है। और उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 30, यानी कि P1 जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके थ्रू हम फन नाम का एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल दबाइए, क्लिक कीजिए इस पे, आप इस फंक्शन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जो कि क्लास के अंदर डिफाइन, अगर आप इसमें कर्सर रखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फाइल नेम डिस्ट्रक्टर डॉट cpp, उसके अंदर एक पर्सन क्लास और उसके अंदर एक मेथड है फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो पाथ। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन, तो वो एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन। और उसके बाद यहाँ पे काम खत्म हो गया, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर जो भी था बस एक ही लाइन प्रिंट करना था, वो प्रिंट हो गया। और उसके बाद एक मैसेज था सी आउट वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी तक ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ होता, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ होता तो ये जो डिस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन था, कहाँ गया, ये जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन था ये कॉल हो जाएगा। अब बस इसके बारे में एक रूल याद रखना है, ऑब्जेक्ट का जैसे ही काम खत्म होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पे कॉल होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसके बाद जस्ट बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, ऐसा नहीं यही स्टेटमेंट, इसके अंदर अगर 3-4 लाइन और हो, अगर और भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो, प्रिंट हो या फिर कुछ भी हो, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ये दिस इज फंक्शन ये वाला प्रिंट हुआ और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ, यानी कि अभी तक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब यहाँ पे द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो हम बार बार बता रहे हैं, ये जो ब्लॉक था ना, ये ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, तो जैसे ही इस ब्लॉक का काम खत्म होता है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी वेरिएबल बना था उन सबका मेमोरी फ्री कर दिया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट बना था वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट खत्म हुआ, ठीक है, ये स्टेटमेंट के बाद अगर कुछ और सी आउट होता वो भी प्रिंट होता, ठीक है। अगर यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे अगर हम सी आउट कर देना लास्ट, आप खुद से ये सब सी आउट कर करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक का ये लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद एक एंडल लगा देते हैं, सेमी कॉलन, और रन कोड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अभी बताना ये लास्ट स्टेटमेंट के बाद प्रिंट होगा या पहले। अभी तक अगर क्लियर हो गया होगा तो आप बता सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है हमारी?
लास्ट के बाद होगा और नीचे वाला जो मेन फंक्शन है उसके ऊपर होगा। हाँ, ये मेन वाले के ऊपर होगा और ये जो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक है इसके बाद प्रिंट होगा। 12 एंटर करते हैं। दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन प्रिंट हो गया, ठीक है। और कहाँ गया दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास पर्सन। हाँ, ये सब तो ये P1 फंक्शन को कॉल कर रहे थे और P1 के लिए फन को कॉल कर रहे थे, वही था, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, ये जो लाइन नंबर 31 पे था। और लाइन नंबर 32 पे जो था लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ही ब्लॉक क्लोज होता है, आप ये ध्यान रखो, ये ब्लॉक क्लोज होता है, कहाँ गया, ये ब्लॉक क्लोज होगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और मेन फंक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। और ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके नंबरिंग दे देते हैं। क्या करते हैं, ये जो मैसेज है ना इस सबको हम नंबरिंग देते हैं। 1 के बाद 2 और 3। अब हम जो चीज करने वाले हैं ना, बस आपको फिर से आउटपुट ही गेस करना है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस गेस करना है। अभी क्या होगा, ये 2 और 3 के बीच में डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। अभी के लिए आपको समझ में आया? हेलो, चैट्स में हम पहले देख लेते हैं। ये जो 2 नंबर स्टेटमेंट है ना और ये 3 नंबर स्टेटमेंट, इनके बीच में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, यानी ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट हम इसीलिए पहले बताए थे और शायद क्लियर हो जाना चाहिए। चैट्स में लिखिए जो लोग समझ में आया, या फिर अभी भी जिनको नहीं समझ में आया नो लिखिए, एक लास्ट ट्राई और कर सकते हैं हम। रिसेंट टाइम से देखते हैं 7:41, ठीक है। सुप्रिया कुमारी यस, हिमांशु यस, समझ में आ गया। एक और हम उसमें एग्जांपल छोटा सा चेंज करेंगे, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा उस एग्जांपल के बाद। आदित्य सिंह और 2-3 लोग और रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद काम खत्म है। आदित्य सिंह क्या, वो पहले नो लिखे थे, अभी समझ में आ गया। और किसी को समझ में आया? प्रदीप्ति दिख नहीं रहा, चलो यस। तो हम इसको मान लेते हैं कि सबको समझ में आ ही गया, ठीक है। बस सभी लोगों का रिस्पांस ऑलमोस्ट यस ही है। तो अब हम जो चीज करने वाले हैं ना, हम इस सेमी कॉलन को उठा के लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं मेन फंक्शन, इस पे लगा देते हैं सेमी कॉलन। अब आपको बताना है ये अभी भी डिस्ट्रक्टर वहीं कॉल होगा या फिर अब ये डिस्ट्रक्टर वाला जाएगा कहाँ। हेलो, अगर लास्ट हमारी में चला, लास्ट में जाएगा। हमारे हिसाब से आप नहीं बोलते, कोई और बोलता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। बाकी लोग क्या लगता है? हमको नहीं लग रहा है इनका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर जो मेन फंक्शन कंप्लीटेड उसके बाद प्रिंट होना चाहिए क्या? बाकी लोगों को क्या लगता है 3 नंबर के बाद होगा। क्या 3 नंबर के बाद होगा। 3 नंबर के बाद होगा डिस्ट्रक्टर? और कोई, एनीबडी? जो लोग यस टाइप किए हैं जल्दी जल्दी बोलो। डिस्ट्रक्टर मेरा लास्ट में प्रिंट होगा। हाँ, डिस्ट्रक्टर लास्ट में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोप हम लास्ट में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बस यही चीज हम समझाना चाह रहे थे। रन कोड पे क्लिक करते हैं, आंसर सबका ही सही है। तो एज एंटर करने बोला जा रहा है, हम 9 एंटर कर देते हैं। और क्या हो गया, दिस फंक्शन इज क्लास, हाँ ये सब हम लाइन 1 2 3 करके लिख दिए थे, इसलिए प्रिंट हुआ, ठीक है। द मेन फंक्शन इज कंप्लीटेड, और ये जो कंप्लीटेड के बाद हम एंडल नहीं लगाए, जिसके कारण ये इसी लाइन पे द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और समझने का बात बस यही था, डिस्ट्रक्टर में बस आप यही समझो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-2 डिस्ट्रक्टर बना दिए, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर में था ना कि हम 2-3 डिस्ट्रक्टर बना देते थे, ठीक है, सॉरी 2-3 कंस्ट्रक्टर बना देते थे। वैसे डिस्ट्रक्टर में 2-3 नहीं बना सकते, एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, उसी के अंदर जो लिखना है जितना लिखना है लिखते रहिए, ठीक है। और ये सब चीज का यूज कैसे करना है वो सब जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे तब आप समझ जाओगे, आपके पास आप लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। और मेन फंक्शन कंप्लीटेड द डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। अब सबको क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं क्लियर हुआ अभी भी उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप इस सेशन का रिकॉर्डिंग चेक कर लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या किया जाए? हम कल वाला डाउट पूछे या फिर एक चीज होता है फ्रेंड फंक्शन करके, ठीक है, उसको निपटा लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन बताएं या फिर कुछ डाउट्स पूछे, मतलब डाउट्स क्या ले सकते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि हम अभी तक बता चुके हैं। क्लास ऑन ऑब्जेक्ट, ये
मतलब रिवीजन टाइप का हो जाएगा, जो कि मतलब जिनको डाउट भी होगा कहीं पे वो डाउट भी पूछ सकते हैं, और बाकी लोगों से हम क्वेश्चंस पूछेंगे क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस में से, इनहेरिटेंस या फिर और क्या क्या जो भी टॉपिक्स पता है उन सब को कंक्लूड करके क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बताना है हम क्वेश्चन पूछें या फिर क्या कहते हैं फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस कर ले। आज का टॉपिक नहीं था फ्रेंड फंक्शन, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं, उतना टाइम है कि हो जाना चाहिए। क्लास नेम को कैपिटल में क्यों लिखते हो वो बता दीजिए। क्लास नेम को कैपिटल हम इसलिए लिखते हैं ना, ये आप कहाँ कर सकते, क्लास नेम जो होता है एक नाउन होता है, ठीक है, जनरली, और वो जो भी नाउन होता है उसको हम कैपिटल से ही लिखना पसंद करते हैं, और ये हम शायद नेमिंग कन्वेंशन समझ लीजिए ऐसा कुछ। और कुछ पूछिए। ये इसका बस आंसर यही है कि नेमिंग कन्वेंशन, ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल में ही लिख के स्मॉल में भी लिख सकते हैं। और जो भी क्लास हम डिफाइन करते हैं ना वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन करते हैं, यानी कि जनरली वो एक नाउन होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो क्या कहते हैं पर्सन हो, या फिर किसी भी क्लास का आप नेम सोचिए, ठीक है। जो भी क्लास बनाया जाता है वो जनरली नाउन ही होता है, तो नाउन का पहला लेटर शायद कैपिटल होता है, ग्रामर हमको ध्यान में नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है या फिर हम फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस करें? हाँ ना, सॉरी, हम बोले फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस करें या फिर वो जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चंस हम पूछने वाले थे वो पूछें, या फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे उनका एक ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम था पंकज का। हेलो, किसी बोले को कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, यस। उस दिन हमको लग रहा है हमारा खुद ही तबीयत खराब था, तो हम ज्यादा एनर्जी में थे नहीं, तो हम बहुत स्लो स्लो समझाएं और थोड़ा बहुत इधर उधर भी किया गया था, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है। और किसी को डाउट है यस टाइप कीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को डाउट रह गया था। हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी था, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। हम बहुत फास्ट में लिखेंगे, आपको जहां पे डाउट हुआ आप एग्जैक्ट उसी लाइन पे अनम्यूट करके बस रोक देना, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। और क्या करेंगे, हम एक पर्सन क्लास फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पर्सन क्लास डिफाइन करना ज्यादा इजी है। हटाओ इसको, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों लाइन कॉपी करके ले आते हैं। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना, इसके लिए ये पर्सन वाला ही क्लास हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कल वाला ही सही एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास को कर देते हैं क्लोज। जल्दी जल्दी हम फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं, जहां पर भी डाउट हो ना, आपको सुनील शायद आपने पूछा था, जहां पे भी डाउट हो वहीं पे आप रोक दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्शन डिफाइन करते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। जो कि जनरल होगा वो क्या करेगा, जो एक कॉमन कंस्ट्रक्टर होगा ना वो कुछ आर्ग्यूमेंट सॉरी वो आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। जो भी हम एज असाइन करना चाहें वो एज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक इंट टाइप का ए लेगा और उसको एज के इक्वल कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं जिसमें हम एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, और उसको क्लास का वेरिएबल को सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक क्लास, जो क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो मान लो एक ओबीजे एक ऑब्जेक्ट लेता है, ओबीजे या फिर एक p1 नाम का कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब उसका एक रेफरेंस लेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा सर यही डाउट है, रेफरेंस यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, यही हमको समझ नहीं आया। अच्छा, रेफरेंस काहे यूज करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओल्ड ऑब्जेक्ट बना था ना उसके थ्रू हम लोग उसके वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, पॉइंटर नहीं है, बस इसको क्या बोलते हैं, जो पॉइंटर के लिए एड्रेस पास करने वाला वैसा नहीं है, ठीक है। बस इसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस मतलब समझ सकते हैं, जैसे ये रिप्रेजेंट ओबीजे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं,
रेफरेंस ही बोलते हैं, उसके साथ हमको तो लग कुछ इसको अलग बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस ही बोलते हैं ओबीजे का, ठीक है। और इक्वल के थ्रू एक असाइन करते थे, वही चीज है। हम इसको पहले करे कैसे वो हम भूल रहे हैं, ठीक है। ओबीजे एज के लिए इसको एज असाइन करना है, ठीक है। तो जो ओबीजे का एज आया या फिर क्या कहते हैं एज इज इक्वल टू करना था ना, ओबीजे जो पूरा नया वाला बना, ठीक है, ओबीजे डॉट एज, यही चीज करना है। इसको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया जा रहा है जो भी इस क्लास का है। अगर शायद इसका कुछ होता होगा डेफिनेशन, पता नहीं। इसको हाँ एक चीज कंफर्म है कि इसको एड्रेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो एड्रेस और पॉइंटर पढ़ते हैं वो चीज नहीं है, ये बस इसको रेफरेंस बोलते हैं। और ये वेरिएबल्स के लिए भी होता है शायद रेफरेंस, ठीक है। और मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो फिलहाल के लिए बस यही मान लो, हम भी माने बैठे हैं कि इसको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जितना ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट भी लेना चाहो ना तो दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। हाँ एक और चीज हम बताए ना कि दो ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, एक और चीज है। दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये कुछ और ही टाइप का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम उस पर्सन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बस हम इसको एग्जीक्यूट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। पर्सन, एक और चीज हमको करना था, void show सी आउट कहाँ गया, एज प्रिंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं पर्सन प्रिंट कर देते हैं। P1 बना देते हैं, P1 के लिए शो को कॉल कर देते हैं, हो गया। और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे P1 जैसे ही बनाते हैं ना तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मामला है। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम नहीं डिफाइन किए हुए, तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं 7 और शो पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। और उसको ना रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बता रहा है ये एड्रेस नहीं है, ये बस रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का। रेफरेंस मतलब क्या समझ सकते हो, रेफरेंस का आप जो हिंदी समझते हो वही चीज है, ठीक है। रेफरेंस मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी इसका क्या कह हाँ क्या हुआ, AS7 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये आउटपुट सही है और इसको रेफरेंस ही बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसको गूगल करते हैं क्या होगा। आ गया भाई, खुल जा। हाँ CPP, एक मिनट आप वेट करो तो हम इसको शायद इसका आपको डिटेल डेफिनेशन बता पाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस और कॉपी कंस्ट्रक्टर, शायद इसका कहीं पर डिटेल डेफिनेशन हो। कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज द सेम फॉर्म एज अदर कंस्ट्रक्टर, इट स्पेसिफाई। अच्छा यहाँ पे कोड पे कहीं पे मिल जाए तो बता सकते हैं। Because copy constructor are required to use reference parameters, they have access to their arguments data। ये वाला शायद सही लग रहा है, इसी को ओपन करते हैं। जब भी कहीं पर भी फंसो ना तो सबसे बेसिक क्या बोलते हैं प्लान है कि आप गूगल करो। गूगल पे ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज द सेम फॉर्म एज अदर कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ बात लिखा हुआ, ठीक है। रेफरेंस क्यों यूज करते हो वो हमको ढूंढ रहे हैं कहीं पे, कंट्रोल फाइंड रेफरेंस आ गया। यहाँ पे कहाँ पे दिख नहीं रहा, कोई किसी को दिख रहा है क्या यहाँ पे, कहाँ पे हाईलाइटेड है, शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्या। इफ क्लास डजंट हैव अ कॉपी कंस्ट्रक्टर C++ डिफॉल्ट कॉपी, इसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। ये चीज आपको हम डेफिनेशन ग्रुप में अपलोड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने लगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए। ये जो इसको अभी के लिए आप बस इतना ही समझ सकते हैं, इसको रेफरेंस बोलते हैं, जो कि किसी का ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को लेने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ पूछिए। आज का टॉपिक था वैसे सिर्फ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। और हम नहीं चाह रहे थे कि कुछ और हम डिस्ट्रक्टर के सिवाय डिस्कस करें, नहीं तो डिस्कस करने लायक एक छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड फंक्शन का, या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग
और या फिर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ये तीनों चीजें डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, हमारा ये दोनों कहाँ है? गुलशन है क्या? हेलो हेलो, गुलशन नहीं है, और कौन कौन है? हाँ, एक चीज जो हम दिखाना चाहते थे ना, हम सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ गया? एक पीडीएफ नोट हम भेजने वाले हैं, ठीक है। जो नोट्स बोल रहे थे जो लोग थ्योरी वाला, हम थ्योरी वाला पार्ट शो कर देते हैं। सही चीज याद है, कहाँ गया थ्योरी? उसमें शायद आपका ये रेफरेंस वाला, हाँ यही ड्राइव पे होगा। डाउनलोड, ये जो सी प्लस प्लस वाला है ना, इसको आप कहाँ गया? ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम क्या करें, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए। कहाँ गया? एक इनहेरिटेंस का हम बस एग्जांपल पूछने वाले हैं, ठीक है, जब तक वो डाउनलोड हो जाएगा। एक एक क्या कहते हैं, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है और क्लास नेम यूज करना है ए कॉमा बी एंड सी का, ठीक है। आप लोग को बताना है इसका एग्जांपल क्या होगा, हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। बस आपको क्लास का क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बताना है, कौन कौन सा क्लास बनेगा और कैसे उसको इनहेरिट किया जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? बस आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है और क्लास नेम ए बी सी यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हम एग्जांपल में अभी एग्जैक्ट यही नेम बताए थे। इसको क्या हुआ भाई, हाईलाइटेड क्यों दिख रहा है? डाउनलोड हो गया होगा पीडीएफ शायद, इसको ओपन करते हैं। ये वाला पीडीएफ ना टोटल 92 पेज का है, जिसमें 2 पेज ये क्या बोलते हैं हेडर है और 1 पेज फुटर है, ठीक है। टोटल 92 पेज है, और जिसमें जिसमें भी 2 पेज ये क्या बोलते हैं इंडेक्स ही है। तो 90 पेज है, और इसमें ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस का कंप्लीट टॉपिक कवर्ड है। सी का भी कुछ बेसिक्स है और थोड़ा बहुत सी, मतलब मैक्सिमम सी प्लस प्लस का है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप चेक कर सकते हो, और सही है। इस पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे। और कहाँ गया? ये बताना है किसी को, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को क्लोज ही करने वाले हैं। हेलो, यस सर। जी बताइए। सर क्लास ए लेंगे और क्लास बी और सी को ए और बी में मल्टीपल कर देंगे। एक बी हुआ, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास, पहले ए क्लास फिर लेंगे, क्लास, मतलब ए क्लास, एक सेकंड यस एक सेकंड, सर, हम इसको ए सही क्लास, करते हैं। ए क्लास एंड और क्या बोले, बी फिर क्लास क्लास। सी। इसको किससे इनहेरिट करेंगे? नहीं सर, इसको किसी से नहीं, अब सी को, सी और ए और बी को इसी कर देंगे, इरिटेंस कर देंगे। सी को कर देंगे हाँ, कॉमा पब्लिक। पहले पब्लिक, कॉमा नहीं कॉलन, हाँ, उसके बाद और पब्लिक पहले ए से इनहेरिट करवाएंगे ए और उसके बाद और पब्लिक वाली पब्लिक बी। बी से। हाँ, एक चीज हमको ध्यान में आया, ठीक है, इसमें प्रोटेक्टेड वाला हम शायद एक मिस कर रहे थे, ठीक है। वो चीज हम बता ही दें। ए क्लास में मान लो हम एक कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको जल्दी से खत्म करेंगे। प्राइवेट में मान लो हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इंट ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असाइन कर दे रहे 45, ठीक है। और ये समझ में आ गया, ठीक है। यही एग्जाम्पल था मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। इसको हम क्लोज कर रहे हैं, हम एक प्रोटेक्टेड नाम का कीवर्ड था, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, उसको हम यूज करना नहीं बताए थे अभी तक, उसको हम बता देते हैं पहले। तो यहाँ पे प्राइवेट ए हो गया, ठीक है, और इसको
सी वाले क्लास को हम हटा दे रहे हैं और इसमें प्राइवेट के बाद ना एक पब्लिक में हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। अब बस हम कुछ भी फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे, बस वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंट में कहाँ गया, एक वेरिएबल बना रहे हैं सी करके, ठीक है। सी नहीं, एक्स वाई करके बनाते हैं, ए भी क्लास नेम लिए हैं तो इसको अलग लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू में वेरिएबल असाइन कर रहा है 34 और अब ना हम क्या करते हैं, इस बी क्लास के अंदर कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंट मेन एक फंक्शन बना देते हैं, पहले इस बी क्लास को इनहेरिट करवा देते हैं, ठीक है। इनहेरिट करने से पहले अच्छा है कि अभी हम कुछ ना करें, इसको सिंपल रहने देते हैं। हम बस पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और तब उस प्रोटेक्टेड वाले को भी बता देंगे। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास ए का, ठीक है, अगर ए क्लास का हम a1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हम इस x को एक्सेस कर सकते हैं या y को या दोनों को? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? सर ओनली y को, क्या? सर ओनली y को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ अगर हम a1 के थ्रू डॉट करें तो हम सिर्फ y को एक्सेस कर सकते हैं, यानी x को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, आप y को सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट करना चाहें तो y को सी आउट कर सकते हैं और उसमें वैल्यू क्या असाइन होगा, 34 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको करने के बाद हम एक एंड एल लगा देंगे, चलो। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम चीज करने वाले हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको इनहेरिट करवा देते हैं पब्लिकली इससे, क्लास ए से, सिंपल ए लिखना होता है, ठीक है। ए क्लास से हम इसको इनहेरिट करवा रहे हैं। अब हम बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बी क्लास का b1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और b1 सी आउट हम करना चाहेंगे, जैसे इसको कर रहे हैं हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। b1 डॉट वाई, ठीक है। b1 के लिए हम y को प्रिंट कर सकते हैं, x को प्रिंट कर सकते हैं या फिर नहीं? हेलो, नो सर, b1 के लिए x को भी प्रिंट नहीं कर सकते, y को भी नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है। और इसको अगर हम एंडल प्रिंट करके देख ले रहे हैं तब तक, यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 45 और सॉरी सबसे पहले 34 दोनों बार 34 प्रिंट होगा, ठीक है। इसको कर देते हैं, यानी कि ये समझ में आया कि ये 45 को ना हम लोग सिर्फ इस क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो क्लास ए है इसके बाहर इसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसको, इसके अंदर एक हम पब्लिक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्शन, और इसमें सी आउट करते हैं। अच्छा, इसमें हम किसको किसको सी आउट कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं या वाई को? हम इस क्लास के अंदर कर रहे हैं जो कि इसी से इनहेरिटेड है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम एक फंक्शन बनाने वाले थे ना, void और fun फंक्शन, सी आउट के अंदर हम किसको प्रिंट कर सकते हैं, इस x को या y को या दोनों को? जवाब दीजिए, तब तक हम लैपटॉप को चार्ज में लगा दें। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ कहाँ था तुम लोग रे? बस यही। चलो देखो क्या क्या हुआ इसमें। कौन सा प्रिंट होगा, x मतलब कौन किस किस को हम एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम y को प्रिंट कर सकते हैं? एक सेकंड सर केवल y को। केवल y को कर सकते हैं, x को नहीं कर सकते, ठीक है। केवल y को प्रिंट कर सकते हैं, x को प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज है, यहाँ पे हम y को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन x को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये b1 के थ्रू हम इसको भी कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंडल लगाए थे, जहां पर भी किसी को प्रिंट कर रहे हैं एंडल लगाते चलते हैं। तो ये एक फंक्शन है अपने आप, तो कहाँ गया भाई सिस्टम बहुत, हाँ, तो ये एक फंक्शन है, ये अपने आप तो कॉल नहीं होगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो b1 डॉट fun को कॉल कर देते हैं, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी भी 34 34 34 3 बार प्रिंट होगा, ठीक है।
अच्छा प्रिंट नहीं हुआ क्या? हाँ 34 3 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कुछ अब चेंज करते हैं, ठीक है, जो अब कुछ नया होगा यहाँ से। अभी तक तो सब कुछ समझ में आ गया, वो हम पब्लिक प्राइवेट की ही बात कर रहे थे, ठीक है। ये बेसिक चीज था जो आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ऑलरेडी हम जो बता चुके हैं। और अब हम क्या करते हैं ना कि इस पब्लिक को उठा के हम हटा देते हैं, सॉरी प्राइवेट को हटा देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है, जो कि एक नया इन दोनों के सिवाय एक नए टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है। अब आपको बताना है क्या अब हम यहाँ पे एक्स एक्सेस कर सकते हैं? हेलो, ये प्रोटेक्टेड हम बना रहे हैं और अब हम क्या एक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं? कहाँ गया? इस क्लास के बाहर ये जो ऑब्जेक्ट हम जिसका बना रहे हैं, कहाँ गया? ए क्लास का, ठीक है, A1 क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसके थ्रू क्या अब हम एक्स वाई दोनों को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं? थोड़ा सा हम कोड को छोटा कर देते हैं। दिख रहा होगा अब। क्या हम इस A1 ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कि इस क्लास A का है, इसके थ्रू हम X को जो प्रोटेक्टेड डिफाइंड है, क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Y को तो कर ही सकते हैं, चलो मान लो पब्लिक है। X को कर सकते हैं या नहीं? हेलो, ये जैसे लग रहा है कि नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड है यानी क्लास के बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो A1 डॉट हम करते हैं तो यहाँ पे सजेशन में भी नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इसको X को एक्सेस भी करना चाहें और सी आउट करना चाहें, यहाँ पे एरर रेड करके पहले ही आ गया, यानी कि इसको डिक्लेयर एट लाइन नंबर इज इनएक्सेसिबल, यानी कि इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इस प्रोटेक्टेड जो भी प्रोटेक्टेड के अंदर डिफाइंड होगा उसको हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्राइवेट ही रहने देते हैं। एक और हम नया वेरिएबल बना देते हैं, प्राइवेट एक्स वाई, और एक ना जेड करके हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम तीनों में डिफरेंस हम लास्ट में बता पाए, ठीक है। वो मेन कंक्लूजन का पार्ट होगा। इंट जेड इज इक्वल टू एक हम वेरिएबल बना देते हैं 23। अब इस जेड को हम क्लास के बाहर यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, जो प्रोटेक्टेड है उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा, वो भी वैसे ही नॉर्मल ही क्वेश्चन है। हम ये जो क्लास बी डिफाइन किया जो कि ए से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, जो ए से इनहेरिट करके नया क्लास बी बन रहा है, क्या इसके अंदर हम एक्स को तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। क्या हम जेड को एक्सेस कर सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या हम जेड को एक्सेस कर सकते हैं? सर नो। नो, जेड को एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जेड लिख के सेमीकोलन लगा के जो होगा देखा जाएगा, रन कोड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे 23 प्रिंट भी हुआ, एक्सेस क्या करते हैं, जो प्रिंट होना चाहिए था प्रिंट हो गया। जो फंक्शन को कॉल कर रहे थे b1 डॉट फंक्शन, वो जेड को सी आउट करना चाह रहे थे 23 जो कि प्रोटेक्टेड था, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमको डायरेक्ट सर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों हुआ, ठीक है। जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं तो सर पूछिए। प्रोटेक्टेड, सर 8 नंबर का लाइन का सर वर्क क्या है? कहाँ गया 8 नंबर लाइन? हाँ ये प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड वाले का ना, वही तो हम लिखना चाह रहे हैं। पहले हमको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। इस जो भी प्रोटेक्टेड के अंदर डिफाइंड होगा ना, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय, सिंपल लिख सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना के यूज करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर लिखना है कैन बी यूज्ड बाय डिराइव्ड क्लासेस, यानी कि जो भी इस क्लास ए का चाइल्ड बना हुआ है वो जो प्रोटेक्टेड है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में यही डिफरेंस है। प्राइवेट क्या करता है, ये इट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ क्लास, तो ये ना बस क्लास के बाद ये फुल स्टॉप कर देता है, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट है वो क्लास के बाहर, यानी जैसे ही स्कोप शुरू हुआ और खत्म हुआ उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होगा वो भी उतना बात बोलेगा, लेकिन बट एक कंडीशन है, कैन बी यूज्ड बाय डिराइव्ड क्लासेस, या फिर डिराइव्ड और क्या एक और चीज उसको लिखते हैं चाइल्ड क्लासेस, ठीक है।
डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास द्वारा यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बी क्लास है ये इसका चाइल्ड है ए का, और उसके फंक्शन के अंदर यानी इस क्लास का जो ये स्कोप है इसी के अंदर में हम जेड को यूज कर रहे हैं, तो ये यूज हो रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो इसमें पूछिए। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक था जो कि कल से हम क्या बोलते हैं सेशन स्टार्ट होते टाइम लिख देने वाले हैं, ताकि कुछ भी हम भूले ना। हेलो, ये चीज समझ में आया या फिर हम रिपीट करें? बहुत छोटी सी बात था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको लंबा चौड़ा करके इसलिए बताएं ताकि हम पहले वाला भी प्राइवेट और पब्लिक को भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, मतलब रिकैप करना चाहते थे। हेलो सर एक बार और। एक बार और, ये जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट के लिए इतना मान लो कि ये क्लास के बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्लास के बाहर यूज हो ही नहीं सकता है। स्कोप ये शुरू हुआ, क्लास के बाहर कहने से मेरा मतलब ये स्कोप स्टार्टिंग और क्लोजिंग, इसके बाहर इसको यूज नहीं किया जा सकता। यानी एक्स को हम लोग अगर इसी के अंदर पब्लिक में कहीं पे सी आउट करना चाहें किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स को, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब कहीं और पे नहीं कर सकते क्लास के बाहर। लेकिन जो प्रोटेक्टेड कहता है ना, प्रोटेक्टेड के अंदर क्लास के अंदर तो कर ही सकते हैं, जैसे प्राइवेट को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, वैसे प्रोटेक्टेड को भी क्लास के अंदर कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड को क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, जैसे हम लिखे थे इट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी जब जेड को हम बाहर एक्सेस करना चाह रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं। तो इस पर एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मल्टी लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक, नहीं क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड। ठीक है, दो चीज हम लिख रहे हैं, आउटसाइड और दूसरा लिख रहे हैं डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इनसाइड। ये तीनों चीज हम एक साथ लिखने वाले हैं, तीनों कीवर्ड के लिए। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनसाइड क्लास, स्पेस नहीं देता अच्छा लगेगा। हाँ, डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। नहीं, पहला जो कीवर्ड था वो था पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक के लिए आपको पता होगा इसको इनसाइड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस, यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ क्लास भी पब्लिक वाले को यूज कर सकते हैं। यस, डिराइव्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। और दूसरा क्या था, प्राइवेट। प्राइवेट के लिए क्या था, यहाँ पे प्राइवेट से पहले ना हम इसको एंटर कर देते हैं, इसके बीच में हम लिखना चाहेंगे। ठीक है, इसको इनसाइड क्लास तो यूज, प्राइवेट वाले को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस। यस सर, बिल्कुल। जी, अभी तक हम जो भी चीज लिखे आपको समझ में आना चाहिए। PULIC लिखा हुआ क्या, पब्लिक को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, यानी पब्लिक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, और डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे ना हम आउटसाइड को हटा के यहाँ पे कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करें ना क्योंकि कौन ज्यादा पावर, मतलब डिराइव्ड क्लास में पब्लिक को अरे अभी भी स्पेलिंग इसका सही नहीं है। पब्लिक के इनसाइड क्लास में यूज कर सकते हैं और डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं पब्लिक कीवर्ड, जो भी पब्लिक के अंदर डिफाइंड है, और आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं। और जो प्राइवेट है उसको हम इनसाइड क्लास तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, और जो डिराइव्ड क्लास है उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट वाले को, और इसके बाद उसको आउटसाइड भी यूज नहीं कर सकते हैं, नो। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है ना, इन दोनों के बीच का है, यही चीज हम बताना चाह रहे थे। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, यहाँ पे इनसाइड क्लास तो यूज कर ही सकते हैं और आउटसाइड क्लास यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे पहले, आउटसाइड क्लास नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ तक तो ये नीचे वाले से सेम है। ठीक है, यस नो यस नो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही डिराइव्ड क्लास की बात आती है तो ये प्रोटेक्टेड वाला है, ये अलाउ कर देता है, यानी यस।
ठीक है। इसी तरह आप समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहीं पर ये प्रॉब्लम है कि डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड, प्रॉब्लम नहीं मतलब इसका एडवांटेज है प्रोटेक्टेड कीवर्ड का कि डिराइव क्लास में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ क्या बोलते हैं, यही समझाना था, समझ में आ गया होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ठीक है। हेलो, सेशन को एंड करते हैं, हमारे हिसाब से ओके है। थैंक यू सर सर। आ गया सर। पीछे वाला कोड सर टेलीग्राम पे नहीं डाले हुए हैं। कौन सा? अच्छा ये आज वाला यस डिस्ट्रक्टर, सर। इसको हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, आप ही लोग के सर सामने नोट डालते हैं। अपलोड कर दीजिएगा। क्या? हाँ, हम क्लास के बाद डाल देंगे, ठीक है। अभी ठीक है, टेलीग्राम पे प्रणाम खोलना, थैंक यू लॉग इन सर। करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज ऐसे बता दें, रिकॉर्डिंग में सारा सब कुछ रहेगा। शायद हो सकता है हम कल क्लास ना ले, हम किसी और को ट्राई करेंगे क्लास देने का, ठीक है। क्योंकि आज भी हमारा तबीयत सही नहीं था। हम आज एक चीज बताना चाहते हैं, फन फैक्ट, आज हमको एक आंख से आधा स्क्रीन दिख रहा था, ठीक है। हम क्लास के लिए जब यस बोले उसके बाद से हमारे आंख में कुछ कीड़ा जैसा चला गया था, जिसके कारण आंख हमारा जल रहा था और हमको सिर्फ आधा स्क्रीन दिखता है, ठीक है। आधा स्क्रीन पे हम कपड़ा लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। चलिए कोई बात नहीं, और बोल दिए थे तो कंटिन्यू करना था। कल मिलते हैं, कल तक सब हमारे हिसाब से तबीयत भी थोड़ा सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू। चलिए लीव कर सकते हैं गुलशन। थैंक यू सर। एक और चीज, शेयर करते रहिए आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं जिनको इसका जरूरत लगे, ठीक है। बोल गया था क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डिपार्टमेंट में। अपना डिस्कशन स्टार्ट करो से अच्छा पहले रुक सॉरी जाओ सॉरी थोड़ी। सॉरी 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 सॉरी। हाँ लीव कर सकते हैं, जो भी लोग हैं लीव कर सकते हैं, आप सभी लीव करने के लिए लाइव हैं। पंकज, ट्रायंगल वाला जो आपका क्वेश्चन था ना, वो वर्चुअल फंक्शन यानी ओवरराइडिंग का था, ठीक है। तो उसको जब हम कल ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे तो आपका ट्रायंगल वाला ही एग्जांपल में हम लेंगे, ठीक है। पंकज सुन रहे हैं या फिर बस खाना वाना खाने चलेगा? हेलो, लगता है खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है। बोल सकता है सुशांत, गुलशन, सबका बोलना अलग है। ना लीव कर दो उनको। हाँ लीव कर दे रहा है पंकज। लीव करे कि नहीं, अनम्यूट करके रोक सकते हैं या फिर कुछ टाइप कर दिए तो हम रोक देते हैं। लीव लीव कर दो, लीव कर दो। चलो, एक दिन हम किसी को ना ब्लॉक करके लीव कर दिए थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करते हैं। कर कर